पैसा बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर मनी। चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी। लेकिन वह पैसे की कदर नहीं करता था। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों के बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में धुत रहता, अपने अमीर होने का दिखावा करता। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एक दिन उस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है, इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं, कौन गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा दूर फेंकेगा। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना देता है। मॉर्गन अपनी बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश और न्यूज़ चैनल के अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मचारी के पास 58 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में जान कर दिया। बाकी के 15 करोड़ रुपए उसने अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ दिए। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया था। अब ऑथर मॉर्गन उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मचारी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी या नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बाद भी बैंक करप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वन इज़ क्रेजी। ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं, असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने सारे पैसे, ज़्यादातर पैसे का हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? आप ही सोचिए। ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसे सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रुपया खर्च हो जाता है। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारी पहुँच के बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को कोई पाना चाहता है वही चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उस चीज़ की कदर नहीं करते जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसका सपना है। ऑथर मॉर्गन इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास हो या किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो या बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करते ही नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप लें वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क।
भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर मॉर्गन का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में बहुत सारे नतीजे व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्यों पर भी निर्भर करते हैं, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में फाइनेंशियल मजबूती थी। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में भी यह बात कही है, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ना होती। इस प्रकार बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक भी था। बिल गेट्स अपने स्कूल दोस्त केंट एवांस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उसमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। कभी भी पर्याप्त नहीं है, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंटिन्यूस फर्म मैकेंजी के CEO बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए घर बैठे ही सिर्फ 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसे से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिसने वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिला गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बावजूद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं हैं। एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसे का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेट वर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा किया है। इसमें कोई संदेश या संदेह नहीं कि आज के समय में वॉरेन बफेट एक अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन में से यह सीखने को ज़रूर मिलता है कि पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु तक पढ़ाई करता है, उसके बाद कुछ जॉब करता है, बट यहीं वॉरेन बफेट उस समय $9.3 बिलियन के मालिक थे। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। ऑथर मॉर्गन अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ ही दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के साथ ही
ब्रोक हो गए, वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने करियर, बिजनेस, फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। इसे समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल ना कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए।